इस वीडियो से हम जानेंगे कि लोडिंग डायग्राम जो है, लोडिंग डायग्राम अगर हमें बनानी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शेयर फोर्स डायग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसकी हेल्प से अगर हमें लोडिंग डायग्राम बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है और हमें फाइंड आउट करनी है लोडिंग डायग्राम। ठीक है, लोडिंग डायग्राम फाइंड आउट करनी है। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम और ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। अब आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, आपने एक बार नजर मार लेनी है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस देख के यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम इन कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए, यहाँ पे जितनी भी डायग्राम्स दी हुई हैं ऑप्शंस में, सबकी सब कैंटिलीवर बीम्स है। ठीक है, तो ये चीज आपने एक बार नोटिस कर ली। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है, इसमें अगर दोनों शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों दी हुई है, सबसे पहले आपने शेयर फोर्स डायग्राम को देखना है। अब हम एक रफली जो है वो बीम ड्रॉ इस तरीके से कर देंगे। हमें पता है कि कैंटिलीवर बीम है, तो उसको हम कैंटिलीवर बीम की तरह ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, अब शेयर फोर्स डायग्राम को हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये लोड अपवर्ड 1 यूनिट का, 1 टन का लोड जो है अपवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये लोड अगर अपवर्ड लगा हुआ है, ये कैंटिलीवर बीम है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन यहाँ पे आ रही है 1 टन। ठीक है, ये हमें क्लियरली पता चल गया। अब ये बात कैसे पता चलती है, हमारे पास एक पॉइंट था जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, जिसके अकॉर्डिंग ये दो पॉइंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे एक तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की बात करी गई है और एक कंसंट्रेटेड मोमेंट की बात करी गई है। दोनों ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमें एक ऐसा पॉइंट दिखता है वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग, देयर इज अ सडन चेंज इन शेयर फोर्स डायग्राम। या तो शेयर फोर्स डायग्राम सडनली नीचे चली जाएगी या फिर वो सडनली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड किस तरीके से आपको डायग्राम में दिखता है, अगर कोई भी बीम हो आपके पास तो वो इस तरीके से होता है ना, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। यहाँ मतलब कि वो डिपेंड करता है, वो डाउनवर्ड है अपवर्ड है, वो डिपेंड करता है, बट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, एक एरो जो है वो डाउनवर्ड। ठीक है, वो पॉइंट लोड हो गया, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। और यहाँ पे अगर हम देखें, रिएक्शंस जो है वो भी कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की तरह हम लेके चल सकते हैं उसको भी, कि कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, एक जगह कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, सिंपली इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जब भी आपको दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि आपको शेयर फोर्स डायग्राम में एक सडन चेंज नजर आएगा। बट यही वाला सेम सडन चेंज जो है वो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में नहीं दिखाई देगा। बट देयर इज नो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये जो है यहाँ पे आपको सडन चेंज दिख रहा है, मतलब जो डायग्राम यहाँ पे थी, इस पॉइंट से ये एकदम से ऊपर चलेगी और फिर उसके बाद ये डायग्राम कंटिन्यूअस आगे चल रही है। ठीक है, तो मतलब एकदम से जो है ये सडन चेंज आया, या तो ये ऊपर चली जाएगी डायग्राम या एकदम नीचे चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड था। अब ये जो है रिएक्शन के फॉर्म में था, ये हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे एक रिएक्शन आनी थी, तो यहाँ पे ये अपवर्ड एक रिएक्शन आ गई। अब आपको दिख रहा है कि यही वाली चीज जो है, ये जो है ये 4 टन मीटर जो है, यहाँ पे ये जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम होती है उसकी वजह से यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। नहीं तो आपके पास अगर कोई और बीम होती तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नजर नहीं आता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। ये इस लोड की वजह से, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे कोई सडन चेंज नहीं आ रहा है इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। ये हमारे पास मोमेंट की वजह से आएगा। ये क्यों आ रहा है मोमेंट की वजह से, ये अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, point where concentrated moment is acting, there is a sudden change in bending moment diagram, but no such change in shear force diagram. ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दोनों में सडन चेंज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड भी है और मोमेंट भी है। ये मैं बस अभी अभी के लिए डिस्कस कर रही हूँ, ये हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लास्ट में अभी डिस्कस करते हैं। हम अभी पहले शेयर फोर्स डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास 1 टन का लोड आ गया अपवर्ड, फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट चल रहे हैं। ठीक है, एकदम आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई लोड नहीं है, इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक कोई लोड नहीं है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो एक 0 डिग्री का कर्व दिखा रही है हमें।
शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमें 0 डिग्री का कर्व दिखा रही है। इसका मतलब इसके बीच में इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो सडनली डाउनवर्ड चलेगी 1 टन, ठीक है, 1 टन एकदम से नीचे चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है जो कि 1 टन का है और वो सडन मतलब पॉइंट लोड होगा, क्योंकि यहाँ पे सडन आपको चेंज दिखा है, ठीक है। तो 1 टन का पॉइंट लोड है, बीच में कोई भी लोड नहीं है, ठीक है। ये हमें शेयर फोर्स डायग्राम से पता चला। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, ये 0 डिग्री का जो हमारे पास जो कर्व आता है शेयर फोर्स डायग्राम में, अगर 0 डिग्री होती है तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी इस वाले चार्ट की हेल्प से। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि हमारे पास एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप होती है, दो इनफैक्ट होती है, एक होती है शेयर फोर्स के लिए और एक होती है बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। मतलब कि इसकी जो स्लोप्स होती हैं, दोनों की स्लोप्स हमें कैसे पता चलती है। स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम हमें क्या इंडिकेट करती है, लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी जो है वो शेयर फोर्स डायग्राम जो है उसकी स्लोप हमें बताती है। स्लोप, अगर हमारे पास लोड इंटेंसिटी, लोड 0 हो जाता है, इसका मतलब जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी आपने क्वेश्चन में देखा इस तरीके से, ये 0 डिग्री है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे आपको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कब दिखेगी, जब हमारे पास लोड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट लोड कौन सा हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, ये कांस्टेंट लोड हो जाएगा। जितने पोर्शन पे आपको कांस्टेंट लोड दिखेगा उतने पोर्शन पे आपको शेयर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री की दिखाई देगी। 1 डिग्री मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन, बट वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगी जो कि इंक्लाइन होगी। अगर हमारे पास यही लोड जो है वो वेरिंग हो जाता है, अब वेरिंग कौन सा हो सकता है, ट्राइंगुलर लोड जो होता है ना, वो वेरिंग लोड हो सकता है ना, ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा होता है, इसलिए इसको हम ट्राइंगुलर लोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगुलर लोड है ये वेरिंग लोड हो गया। जब हमारे पास वेरिंग लोड होगा उस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम जो है उसकी स्लोप कैसी होगी, वो जो है शेयर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री की होगी। और यहाँ पे एक कर्व होगा जो कि 2 डिग्री का होगा, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम का शेप हमें किससे पता चला, हमारे पास जो लोड इंटेंसिटी थी उसी की हेल्प से हमें शेयर फोर्स डायग्राम का शेप पता चल गया। अब हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका शेप कैसे पता चलता है, उसका शेप हमें किससे पता चलता है, शेयर फोर्स से पता चलता है। ये जो V है, V यहाँ पे इंडिकेट करिए शेयर फोर्स की इंटेंसिटी। जो शेयर फोर्स की इंटेंसिटी है वो V से हमें यहाँ पे दिखाई गई है इस एम्पेरिकल रिलेशनशिप में। शेयर फोर्स जो है वो बताती है हमें स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स, ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है। मतलब अगर हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप जाननी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, शेयर फोर्स डायग्राम पता होनी चाहिए। जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसकी हेल्प से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप को पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके से है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 0 डिग्री का कर्व है, अगर ये 0 डिग्री की होगी तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगी वो 1 डिग्री की हो जाएगी। 1 डिग्री यानी कि एक इंक्लाइंड लाइन, ये इंक्लाइन लाइन है जो कि 1 डिग्री की होती है, ठीक है। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। अगर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम, अगर शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व्ड होगी और वो भी 2 डिग्री का कर्व होगा। 2 डिग्री का कर्व होने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx या कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब कि जो x की हाईएस्ट पावर होगी ना वो 2 हो जाएगी अगर हम इसका जो कर्व है उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है अगर ये 1 डिग्री है तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व्ड आएगी, और कर्व्ड जो होगा, कर्व का जो डिग्री होगी वो कितनी डिग्री की होगी, 2 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री की शेयर फोर्स डायग्राम है, ठीक है, तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है फिर से कर्व्ड दिखाई देगी जो कि 3 डिग्री की होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 डिग्री का इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जब भी शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री। अगर शेयर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री। शेयर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 3 डिग्री,
ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप से ही हमें पता चलता है। ये कैसे पता चलता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में अच्छे से मैंने ये बात बताई हुई है। डीवी अगर हमारे पास 0 हो जाती है, वो कैसे होगी 0? यहाँ पे अगर हम देखें, ये लोड अगर हमारे पास 0 हो जाता है, ये लोड 0 है, तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो मतलब डीवी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। मतलब शेयर फोर्स जो है, शेयर फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम इसी से देखें तो यहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाती है ना। इस तरीके से होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास dv जो है वो कांस्टेंट होगी तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये dv इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि जब भी हम जो दो शेयर फोर्स के मतलब दो पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट पे शेयर फोर्स जो है वो फाइंड आउट करती है तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंस 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज से हमने ये सारे रिलेशंस फाइंड आउट करे। अब इसी का हम यूज करके लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये चीज तो हमें पता चल गई कि यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन है ये 0 डिग्री की आई थी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई लोड नहीं है, इसलिए ये 0 डिग्री की आई है। अब आप देख सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे उसमें कुछ अजीब सा चेंज है जो कि शेयर फोर्स डायग्राम में नहीं दिख रहा है। मतलब मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें सडन चेंज आया, लेकिन शेयर फोर्स डायग्राम में वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये हम कैसे होता है ये समझ लेते हैं। पहले तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम जब देखते हैं, फिर से हम इसको लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमने देखनी है, और लेफ्ट टू राइट के लिए एक चीज आपको याद रखनी है कि क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम अब लेफ्ट टू राइट इसको देखना शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, यहाँ पे 4 टन मीटर दिया हुआ है हमें ये, और नेगेटिव है मतलब ये डाउनवर्ड दी हुई है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये इसमें सडन चेंज आ रहा है, सडनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे सडन चेंज आने का क्या मतलब है, ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है मैंने डिस्कस करा था कि पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग देयर इज अ सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक सडन चेंज आएगा जब भी कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट करेगी। ठीक है, पर ऐसा कोई भी चेंज शेयर फोर्स डायग्राम में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक बेंडिंग जो मोमेंट डायग्राम है इसमें यहाँ पे अगर सडन चेंज आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है, जो कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम होती है तो हमेशा यहाँ पे इस पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड मोमेंट आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो जो कि अब हमें उसका देखना है कि वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये नेगेटिव है, यहाँ पे डाउनवर्ड है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज को मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एग्जैक्ट वही मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा, 4 टन मीटर का मैग्नीट्यूड इसका हो गया। उसके बाद हम देखें, ये डायग्राम जो है एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये 0 डिग्री था शेयर फोर्स डायग्राम, तो ये स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है। ठीक है, 1 डिग्री की ये स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है इस पॉइंट तक। ठीक है, तो जो कि सही है बिल्कुल, लेकिन इस पॉइंट पे एकदम से डायग्राम जो है वो सडन उसमें चेंज आ रहे। सडन चेंज जब आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी डायग्राम में सडन चेंज आएगा तो एक कंसंट्रेटेड मोमेंट जो होगी वो एक्ट करेगी उस पॉइंट पे जब एक सडन चेंज आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। बट ऐसा कोई भी चेंज शेयर फोर्स डायग्राम में हमें नजर नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम में बिल्कुल कोई भी चेंज यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगी हुई है। अब ये जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव डाउनवर्ड था, पॉजिटिव अपवर्ड इस तरीके से ये जा रही है, मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये क्लॉकवाइज लगी हुई है। अब ये जो मोमेंट है, जो मोमेंट पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज लगी हुई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 टन मीटर का है, डायरेक्ट वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। तो ये 2 टन मीटर का मैग्नीट्यूड लगा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और पॉजिटिव है यानी कि क्लॉकवाइज है 2 टन मीटर। ये हमारी कैंटिलीवर बीम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे आप डायग्राम का इसको मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पे ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है,
और ये एक पॉइंट वो लोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सी पॉइंट जो है ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक बीम दी हुई है ABC, जिसमें हमें दिया हुआ है कि AB जो पोर्शन है वो सिंपली सपोर्टेड है और BC पोर्शन जो है वो ओवरहैंग है। यहाँ पे A और AB पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का ये सिंपली सपोर्टेड है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली सपोर्टेड शो कर दिया। और B और C लास्ट का जो पोर्शन है ये जो है ये ओवरहैंग है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दी है और इसमें से डायरेक्टली हमें लोडिंग डायग्राम निकालनी है, लोडिंग डायग्राम बनानी है, और हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दिए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इसके हम बनाएंगे लोडिंग डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले ए पॉइंट को अगर हम देखें, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी RA। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से यहाँ पे ये जो है बेंडिंग मोमेंट कुछ आएगी, धीरे धीरे डायग्राम इंक्रीजिंग होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये डायग्राम जो है ये कैसी है, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गई ये। और जो शेयर फोर्स डायग्राम है, अब हमें पता है कि अगर ये 1 डिग्री है तो शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री होगी इतने पोर्शन में। ए से डी तक के पोर्शन में जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो 0 डिग्री होगी, इसका मतलब बीच में कोई ए से डी के बीच में कोई भी लोड नहीं होगा। देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया कि ए से डी के पोर्शन में कोई भी लोड नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हमें ये बात पता चल गई। अब हम आगे का देखते हैं। डी जो पोर्शन है, डी के बाद क्या हो रहा है कि ये ग्राफ पहले ये जो डायग्राम है पहले ये इंक्रीजिंग थी, फिर उसके बाद सडनली ये डिक्रीज करने लगी। अब ये डिक्रीज करने लग गई है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लोड है जिसकी वजह से ये डायग्राम डिक्रीज कर रही है। अब ये जो डायग्राम है ये भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। अब अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड है और ये 1 डिग्री की है। अगर ये 1 डिग्री की है, यहाँ से D से E तक के पोर्शन में पूरा स्ट्रेट लाइन 1 डिग्री है, इसका मतलब D से E तक के पोर्शन में भी शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके से होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो कि 0 डिग्री की होगी। ठीक है, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री होगा D से E तक के पोर्शन में। इसका मतलब D और E के बीच में भी कोई भी लोड नहीं आएगा। अब D और E के बीच में लोड नहीं आएगा और ये ग्राफ नीचे डिक्रीज कर रहा है, मतलब D पॉइंट पे, एग्जैक्टली D पॉइंट पे एक लोड है जो कि कंसंट्रेटेड लोड होगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा लगा हुआ है। और इस लोड की वजह से डायग्राम जो है वो डिक्रीज करने लग गई है। इसका मतलब इस लोड का मैग्नीट्यूड जो है वो RA जो है ना इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि RA जो है रिएक्शन जो आ रही है इसकी वजह इससे ज़्यादा होगा। अब ये हम इनके मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम D पॉइंट पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब हम सिग्मा mz इज इक्वल्स टू 0 निकालते हैं, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे निकालें, ये z जो होती है हमारी एक्सिस होती है उसके रिस्पेक्ट में करती है, इसलिए mz उसको बोलते हैं। अब चाहे हम सिग्मा m a पॉइंट पे निकालें, d पॉइंट पे निकालें, e पॉइंट पे निकालें, किसी पे भी निकालें, अगर सिग्मा m लिखते हैं और इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब A पॉइंट पे हम सारे जितने भी लोड्स हैं उनकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो हम देखेंगे। अगर D पॉइंट पे देख रहे हैं तो A पॉइंट पे जो लोड है और D के जो राइट साइड पे जितने लोड हैं उन सब के भी सारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के जितने भी लोड्स हैं उनकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही होती है वो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये होती है सिग्मा मोमेंट। अब एक और चीज़ होती है, एक होती है बेंडिंग मोमेंट। जब भी हम बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं इसका मतलब हमें एक साइड की, या तो हम D के राइट साइड देख सकते हैं, या तो D के राइट साइड भी हम देख सकते हैं, या फिर D के लेफ्ट साइड की हमने मोमेंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमें मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट D, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये जो ग्राफ है इसका जो पीक पॉइंट है इसकी वैल्यू दी हुई है WL/4, तो मतलब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये है हमारे पास WL/4। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ इस RA की वजह से इस पॉइंट से यहाँ तक जो है ये जो बेंडिंग मोमेंट आ रही होगी D पॉइंट पे, इसकी वजह से आ रही होगी RA, क्योंकि D जो है D पॉइंट पे एग्जैक्टली जो D पे लोड आ रहा है
ये वाला जो लोड है इसकी वजह से कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे लीवर आर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, कंसंट्रेटेड लोड को लीवर आर्म के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डी पॉइंट पे इसकी जो लीवर आर्म होगी वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि बेंडिंग मोमेंट आ रही है आर ए की वजह से। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आर ए जो है, अब आप देख सकते हो इस तरीके से लीवर आर्म की तरफ ये इस तरीके से रोटेट करेगी, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करिए। क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। आर ए मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यह आ जाएगा L/4, ठीक है। और ये WL/4 जो है ये भी पॉजिटिव है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये अपवर्ड है, ये पॉजिटिव है, और ये डाउनवर्ड वाला पोर्शन है सारा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है और ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, हमें कुछ भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब। तो ये जो है अगर हम यहाँ से आर ए की वैल्यू निकालें तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी W, क्यों? क्योंकि L और 4 के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई W। अब हमारे पास जो D पॉइंट है इस पे जो लोड है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम अब देखेंगे। पहले आगे के पोर्शन में ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है D से E तक का ग्राफ है, हमें ये पता है अगर ये 1 डिग्री ग्राफ है इसका मतलब ये शेयर फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होगी, यहाँ पे D से E के बीच में कोई लोड नहीं होगा। शेयर फोर्स डायग्राम जो होगी वो 0 डिग्री होगी, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन में D से E के बीच में कोई लोड नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही थी, उसके बाद ग्राफ थोड़ा चेंज होता है। ग्राफ इस तरीके से चेंज होता है कि ये जो डायग्राम है अभी ये और डिक्रीज करती रहती है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर ई पॉइंट पे कुछ भी नहीं होता तो ये डिक्रीज करती रहती, ठीक है। इस तरीके से डिक्रीज करती रहती है, इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग में ग्राफ जा रहा होता है। लेकिन ई पे शायद कोई लोड आया जिसने इसको अपोज करा। ये जो डी पॉइंट पे लोड आ रहा था और ए पॉइंट पे जो लोड है जिसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था, दोनों की वजह से डाउनवर्ड इफेक्ट आ रहा था, मतलब डाउनवर्ड डायग्राम जा रही थी। ई पॉइंट पे एक ऐसा लोड आया जिसने इसको अपोज करा और इसके अपोजिट में वो लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इतना अपोज कर पाया कि वो सिर्फ इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मतलब कांस्टेंट वैल्यू की तरह वो दिखा पाया। मतलब जो लोड है वो डी के ऑपोजिट लगा होगा, इस तरीके से वो लगा होगा। और उसका मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ई पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ई वो कैसे आएगी? बेंडिंग मोमेंट ई किसकी वजह से होगी? एक आर ए की वजह से और एक डी पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको वी डी लिख देते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल है ना तो इसको हम वी डी लिख देते हैं। तो वी डी की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहले तो हमें क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दी हुई है WL/4, ठीक है। ये WL/4 क्वेश्चन में दी हुई है। अब ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अब इसको नेगेटिव मैंने साइन भी लगा दिया। अब हम लिखेंगे आर ए जिसकी वैल्यू W है, ठीक है। आर ए की वैल्यू और आर ए कहाँ तक है? यहाँ तक, इस पोर्शन तक। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस हो जाएगा L/4 प्लस L/2, ठीक है। ये आ जाएगा 3L/4, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई पॉइंट से आ जाएगा हमारे पास 3L/4। और इसमें से ये पॉजिटिव था माइनस जो नेगेटिव VD जो है इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी ना, इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लीवर आर्म की तरफ। अगर इसको रोटेट करे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो यहाँ पे VD इनटू कितना डिस्टेंस है? इस पॉइंट से डी पॉइंट से ई तक का डिस्टेंस हो गया L/2, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस WL/4, ठीक है। ई जो पॉइंट है इस पे लोड है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस लोड का जो लीवर आर्म है ई पॉइंट से वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर ए की वैल्यू W है 3WL/4 माइनस VD इंटू L/2 माइनस WL/4, और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4WL/4,
ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम इधर लेके गए तो ये आ गया -4WL/4 माइनस VD इंटू L/2। अब यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया और ये L और ये L कैंसिल हो गया और VD जो है इसकी वैल्यू आई 2 टाइम्स W। मैंने कहा था कि यहाँ पे VD जो होगा ना इसका मैग्नीट्यूड RA से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तभी तो ये डायग्राम को नीचे लेके गया, ठीक है, इसकी वजह से ये नीचे लेके गया। अब जो E है ये अपवर्ड होगा और E की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें B पॉइंट पे भी दिया हुआ है, जो हमारे पास B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है वो दी हुई है, हम B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं और हमें E पॉइंट का मिल जाएगा जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा VE जो होगी यहाँ पे लोड VE, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम एक और चीज़ देख लेते हैं, अब हम डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, 0 डिग्री की डायग्राम दिख रही है आपको। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो बिल्कुल इस तरीके से, मतलब बिल्कुल इसके साथ चिपक के अगर डायग्राम थी ना, शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं 0 मैग्नीट्यूड की, उसके बाद वो ग्राफ कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे आता है, फिर वो इस तरीके से चलता है, कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ये जो लाइन है ये बिल्कुल 0 डिग्री 0 वैल्यू पे रह रही है, मतलब कि ये बिल्कुल एकदम 0 वैल्यू पे रह रही है। इसका मतलब इस पोर्शन में प्योर शेयर प्योर बेंडिंग की कंडीशन है, ठीक है, ये वाला E से B के पोर्शन में प्योर बेंडिंग की कंडीशन है। 0 डिग्री ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कोई भी हमारे पास लोड नहीं है, E से B के बीच में कोई लोड नहीं होगा। अब B पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट WL/4 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है और ये नेगेटिव है और इसको हम इक्वेट करेंगे अगर, तो यहाँ पे RA जो है जिसकी वैल्यू W में W डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, और B से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स L/4 प्लस L/2, यानी कि 2 टाइम्स L/4 यानी कि L/2 ही उसको मैं लिख दे रही हूँ प्लस L/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास RA के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 2 टाइम्स W जो कि VD का मैग्नीट्यूड है और इसका डिस्टेंस B से कितना है, L/2 प्लस L/4 यानी कि 3L/4, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास E पॉइंट जो है इस पे भी एक लोड लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव होगा और ये हो जाएगा VE, और ये कितने डिस्टेंस पे लगा होगा, ये यहाँ पे L/4 के डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ठीक है, ये L/4 के डिस्टेंस पे ये आ जाएगा WL माइनस 6WL/4 प्लस VE L/4 माइनस WL/4, ये सब इसके इक्वल है। अब हम VE L/4 इज इक्वल्स टू लिख देते हैं WL माइनस ये WL/4 नेगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद WL माइनस WL इधर गया प्लस 6WL/4 और ये आ जाएगा यहाँ से 5WL/4 इसकी वजह से आ जाएगा और माइनस WL है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5WL/4 और माइनस 4WL हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आ जाएगा WL/4, इसकी वैल्यू आ गई WL/4 और ये L/4 कैंसिल हो गया, मतलब कि VE जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी W, ठीक है, VE की वैल्यू आ गई W, ये W वैल्यू आ गई। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है कि ये B से C का जो पोर्शन है यहाँ पे इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है और C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रही है। अगर C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रही है और हमें पता है कि शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे जो है ग्राफ इसका 0 हो जाएगा, B और C के बीच में कोई भी लोड नहीं आने वाला, ये हम लोगों को पता है। लेकिन C पॉइंट का क्या, C पॉइंट पे हो सकता है कोई लोड आए, C पॉइंट पे हो सकता है कंसंट्रेटेड लोड हो, उस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा। हमें क्या करना है,
जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, हमेशा जो लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ गए हो ना, तो आप एक बार राइट से लेफ्ट की तरफ जाके ये जो सी बी पॉइंट है, इसका बेंडिंग मोमेंट जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट जो बी है उसकी अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें वैल्यू, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिख रही है, WL/4 जो है इसकी वैल्यू है नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू है ये कैसे आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड होगा सी पॉइंट पे जिसकी वजह से ये आई है, क्योंकि बी जो पोर्शन है इसका जो सिंपली सपोर्ट जो यहाँ पे है पोर्शन, इसकी वजह से थोड़ी ना यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगी, क्योंकि इसका लीवर आर्म जीरो हो जाएगा। तो राइट साइड से भी वैल्यू एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए जो लेफ्ट साइड से हमें आई है, मतलब कि यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई लोड है जिसकी वजह से ये वैल्यू आई है। अब ये जो लोड है इसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट, अगर राइट टू लेफ़्ट है, पहले हम लेफ़्ट टू राइट देख रहे थे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, अब ये क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको जो है नेगेटिव दिख रही है, अब यहाँ पे डायग्राम आपको डिक्रीजिंग दिख रही है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डायग्राम डिक्रीजिंग दिख रही है। डिक्रीजिंग दिख रही है मतलब कि नेगेटिव है मतलब कि ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पे जो लोड होगा वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये लोड इस तरीके से लगेगा, तभी तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसे। ठीक है, तो मतलब लोड जो है वो डाउनवर्ड लगा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे लोड लगा होगा और वो भी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये लोड जो है यहाँ पे हम इसको VC लिख देते हैं। तो ये VC जो लोड है यहाँ पे VC, और ये डिस्टेंस कितना है, L/2 का डिस्टेंस है, और ये लोड लगा हुआ है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। किस तरीके से रोटेट कर रहा है इसको, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, मतलब कि यहाँ पे ये L कैंसिल हो गया और 4 और 2 यहाँ पे 2 आ गया। VC इज इक्वल्स टू ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, VC इज इक्वल्स टू W/2, ये आ गई हमारी VC की वैल्यू, ये आ गया यहाँ पे W/2। अब जो V पोर्शन है, जैसे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करे थे, VE पे हम ये कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट VE पे फिर से निकाल सकते हैं, और हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए हमें B के जो V सपोर्ट है इसकी हमें वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगी एक तो VC जो है, VC की वजह से यहाँ पे लोड जो बेंडिंग मोमेंट आएगी, और यहाँ पे लीवर आर्म क्या हो जाएगा, L/4 प्लस L/2 यानी कि 3L/4। ठीक है, ये आगे, और इसकी वजह से जो मोमेंट आएगी वो नेगेटिव होगी, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आएगी, और B की वजह से जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, B की वजह से आएगी, यहाँ पे RB लिखेंगे, ये रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन, और डिस्टेंस है L/4। ठीक है, अब इसका E पे मैग्नीट्यूड क्या है, WL/4, जो हमें पता है ऑलरेडी, और ये नेगेटिव है, ये भी हमें पता है, डायग्राम देख के ही हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे VC की वैल्यू माइनस W/2 हमें पता है, तो वो हम लिख देते हैं, माइनस W/2 इंटू 3L/4 प्लस RB इंटू L/4 इज इक्वल्स टू माइनस WL/4। ठीक है, RB इंटू L/4 इज इक्वल्स टू माइनस WL/4 प्लस 3 टाइम्स WL अपॉन 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2WL आ जाएगा, प्लस 3WL हो गया, यानी कि 1 और 1 आगे लिख सकते हैं चाहें तो, WL 1 टाइम्स WL अपॉन 8, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी RB इंटू L/4 इज इक्वल्स टू WL/8। तो L और L कैंसिल हो गया, 8 जो है वो 4 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब RB जो है, RB की वैल्यू है W/2। ठीक है, अब आप डायग्राम यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें रिएक्शंस जो है, सपोर्ट रिएक्शंस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है लोड का, और उसी की हेल्प से हमने देखना है, चेक करना आंसर को। W/2 एक है,
ठीक है, और एक W है और एक 2W है, ठीक है। पहला वाला डाउनवर्ड है, उसके बाद अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है लोड, ठीक है। पहले दो लोड्स जो है वो डाउनवर्ड है और बीच में एक लोड अपवर्ड है, ठीक है। ये डाउनवर्ड्स हैं दोनों की दोनों लोड और बीच में एक लोड अपवर्ड है। इसका 2W मैग्नीट्यूड था, ये W था, ये W/2 था, ठीक है। 2W, W और W/2, ठीक है।